दोस्तों क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री को कवर कर रहे थे हम लोग। ऑलरेडी हमने 10 चैप्टर तक बात की थी। आज आगे के चैप्टर्स देखेंगे। थोड़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं। 10 चैप्टर पर हमने बात की थी ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स के ऊपर। सबसे पहले हमने बात की नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के ऊपर। जो मृदभांड जो मिट्टियां देखने को मिलती हैं वो काफ़ी पॉलिश्ड देखने को मिलती हैं। इसके बाद हमने बात की रोमन एम्पायर और बाकी जगहों से ट्रेड की। संगम पोएम में भी ट्रेड का जिक्र मिलता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह पुहार बंदरगाह के बारे में हमने बात की। अगर आपको याद है तो आप ये बताइए कि पुहार बंदरगाह किनके द्वारा यूज किया जाता था? चोल के द्वारा, चेर के द्वारा या पांड्य के द्वारा? इसके बाद हमने बात की थी मुएंदर के ऊपर। मुएंदर का मतलब होता है, ये एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है 3 चिप्स, यानी 3 अलग अलग जगहों के हेड। इसके बाद हमने बात की कावेरी पट्टनम बंदरगाह के ऊपर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है चोलाज का, जिसे पुहार बंदरगाह भी कहते हैं। सिल्क रूट की कहानी को समझा हमने, किस तरह से चाइनीज के द्वारा सिल्क इन्वेंट कर लिया गया था, बट इसे काफ़ी हजारों सालों तक गुप्त रखा गया चाइनीज के द्वारा। बट ये फाइनली जापान में पहुंच जाता है और वहां से बाकी देशों तक ये नॉलेज मिल जाती है। और लगभग अगर आप देखें तो 7000 साल पहले ही सिल्क चाइनीज के द्वारा इन्वेंट कर लिया गया था। भारत में अगर आप देखें तो सिल्क लाने का श्रेय किससे जाता है? कुषाणों को जाता है। कुषाणों के जो सबसे महान राजा, देखिए कुषाण जो वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? कुजुल कैडफिसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है आपको। किसने की थी? कुजुल कैडफिसेस। और इसका बेटा फिर आया विम कैडफिसेस या कैडफिसेस सेकंड भी कहते हैं। और इसमें से जो सबसे महान राजा बना वो था कनिष्क, जिसने शक संवत की स्थापना की। ओके, जो शक का कैलेंडर है जो कि 78 एडी में माना जाता है, इसकी स्थापना की। कैसे याद रखेंगे? देखिए कनिष्क में भी लास्ट में शक है और शक जो यहाँ पे शक एरा है इसमें भी लास्ट में शक है, तो कनिष्क को ही श्रेय दिया जाता है। उसके बाद बुद्धिज्म के स्प्रेड की हमने बात की, किस तरह से बाकी जगहों में बुद्धिज्म फैला। और बुद्धिज्म के लिए जिस तरह से हमने देखा कि बुद्धिस्ट समितियां भी होती थी जिसमें अशोक घोष एक काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेते थे और ये संस्कृत में लिखते थे और काफ़ी बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। अशोक घोष की सबसे जो प्रसिद्ध बुक है उसका नाम है बुद्ध चरित। वेरी इंपॉर्टेंट, किस बुक को लिखा है? बुद्ध चरित को लिखा है। इसके बाद हमने बोधिसत्वा के ऊपर बात की थी। बोधिसत्वा का अर्थ होता है कि वैसा पर्सन जिन्हें एनलाइटनमेंट तो प्राप्त हो गई है लेकिन वो अपने एनलाइटनमेंट को, अपनी मोक्ष को डिले कर रहा है ताकि वो बाकी के जो लोग हैं उनकी भलाई कर सके। ये होता है बोधिसत्वा का मतलब, और बाकी लोगों को भी शिक्षा दे सके। ये होता है बोधिसत्वा का अर्थ। इस पर हमने यूपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए थे। महायान और हीनयान पर भी बात की थी कि किस तरह से जो बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट है वो महायान का कॉन्सेप्ट है, ना कि हीनयान का। महायान बुद्धिज्म काफ़ी बाद में आई और महायान बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करने का श्रेय भी कनिष्क को जाता है। चाइनीज़ यात्रियों की हमने बात की, फाहियान की, ज़ुआनजांग की, ये सारे हमने क्रोनोलॉजी में भी सेट किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, उसे आप कवर कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम, यानी यहाँ पे हम लोग नए एम्पायर देखेंगे और न्यू किंगडम पर बात करेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे प्रशस्तियों के विषय में। प्रशस्ति क्या होते हैं और ये क्या बताते हैं? तो ये देखिए हर साल किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है प्रशस्ति के ऊपर। तो प्रशस्ति का मतलब होता है तारीफ, कमेंडेशन। और प्रशस्ति की जब भी बात आएगी, आपने सुना भी होगा कि प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है, यानी तारीफ जब की जाती है और जो पत्र के रूप में सम्मानित किया जाता है तो प्रशस्ति पत्र कहलाता है। तो सबसे पहली प्रशस्ति पत्र यहाँ पे अगर आप देखें जो सबसे पॉपुलर हुई वो हुई समुद्रगुप्त की। किसकी हुई? गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त की। और उस प्रशस्ति का नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, इसे लिखा किसने, कंपोज किया है समुद्रगुप्त के मंत्री ने। समुद्रगुप्त के मंत्री का नाम है हरिसेन। किस भाषा में कंपोज किया? संस्कृत भाषा में। ये चारों पॉइंट आपको नहीं भूलने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज कहाँ पे है? तो अशोकन पिलर इलाहाबाद में है। प्रयाग प्रशस्ति नाम है, करवाया गया है समुद्रगुप्त राजा के द्वारा और इनके मंत्री का नाम है हरिसेन। बस ये 4 बातें आप ध्यान रख लीजिए, हर साल क्वेश्चन आते हैं प्रशस्तियों के ऊपर, तो उन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। पहले समुद्रगुप्त के प्रशस्ति को समझते हैं। देखिए समुद्रगुप्त के प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की बड़ाई करता है, बताता है कि किस तरह से वो महान योद्धा थे, बहुत सारे बैटल जीतते हैं और पोएट्स के भी बेस्ट हैं। और प्रशस्तियों को काफ़ी लॉन्ग सेंटेंस में लिखा जाता है। अगर यहाँ पे आप पढ़े तो समुद्रगुप्त के बारे में बताया जाता है जिनकी बॉडी बहुत चार्मिंग है, प्लेंटस, बहुत सारी ब्यूटी हैं, और बढ़ा चढ़ाकर काफ़ी सारी बातें लिखी जाती हैं। देखिए प्रयाग प्रशस्ति और या फिर जितनी भी प्रशस्तियाँ हैं इनमें एग्जिग्रेशन देखने को मिलता है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। अब देखिए आगे हम लोग कॉइन्स के विषय में भी बात करेंगे। फिलहाल प्रशस्ति के विषय में हमने समझा। और अगर आप देखें तो हरिसेन ने 4 बातें यहाँ पे बताई हैं समुद्रगुप्त के पॉलिसीज़ के बारे में। पहला तो ये कि आर्यवर्त के
राजा हैं। आर्यवर्त मतलब उस टाइम का इंडिया आप कह सकते हैं, और बहुत सारे इनके अंडर में छोटे रूलर्स भी हैं, लेकिन समुद्रगुप्त का एम्पायर सबसे बड़ा है। और ये दक्षिण पथ के भी राजा हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने बात भी की थी कि जो साउथ इंडिया को जाने वाला रास्ता है वो दक्षिण पथ कहलाता है। और दे सरेंडर, और बाकी जितने भी राजा आते हैं वो सभी समुद्रगुप्त से हार चुके हैं और उन्हें सरेंडर कर चुके हैं। जो इनर सर्कल है नेबरिंग स्टेट की, जिसमें असम, बंगाल, नेपाल और भी बाकी सारे गणसंघ शामिल है, ये सभी जो गणसंघ है वो ट्रिब्यूट प्रदान करते हैं समुद्रगुप्त को, उनके ऑर्डर्स को मानते हैं और उनके दरबार में शामिल भी होते हैं। किनके? समुद्रगुप्त के दरबार में, जो छोटे छोटे राजा हैं। और बाकी जो एरियाज हैं कुषाण और जो सका के जो डिसेंडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो और जो बाकी श्रीलंका वगैरह के भी जो राजा हैं वो ऑफर करते हैं अपनी डॉटर्स को मैरिज में। सो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है द किंग हु प्लेड वीणा, यानी एक राजा जिसने वीणा बजाई है। और अगर आप सिक्कों को ध्यान से देखें तो वीणा बजाते हुए दिखाया जा रहा है किसे? समुद्रगुप्त को। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त एक काफ़ी अच्छे वीणा वादक भी थे। सम अदर क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्त आर सोन ऑन कॉइन सच एज दिस वन वेयर ही इज सोन प्लेइंग द वीणा, जहाँ पर इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया जा रहा है। दोस्तों इस सवाल को देखिए, ये CDS 2016 में पूछा गया। आपसे कहा जा रहा है कि समुद्रगुप्त के विषय में जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है उसमें से कौन सी एट्रीब्यूट, कौन सा गुण समुद्रगुप्त के विषय में नहीं डिस्क्राइब किया गया है। पहला कहा जा रहा है शार्प और पॉलिश्ड इंटेलेक्ट है इनका। दूसरा कहा जा रहा है ये एक बहुत ही अच्छे स्कल्पचर हैं, यानी मूर्तिकार हैं। तीसरा कहा जा रहा है फाइन म्यूजिकल परफॉर्मेंस ये करते हैं। चौथा कहा जा रहा है ये पोएटिक टैलेंट है, और इनमें ये एक जीनियस है जिनमें पोएटिक टैलेंट है। सो यहाँ आप पढ़ सकते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में क्या बताया गया। पहला, उन्हें योद्धा बताया गया है जिन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते। दूसरा बताया जा रहा है ये पोएट हैं और काफ़ी लर्नेड हैं, काफ़ी ज्ञानी हैं, और पोएट में भी ये सबसे बेस्ट हैं, राइट। और यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से ये संगीत में भी निपुण हैं और वीणा बजाते हुए इन्हें देखा गया है। तो हमने देखा ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, काफ़ी लर्नेड है, म्यूजिकल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, और ये पोएटिक टैलेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्म्प्लिश स्कल्पचर। तो देख रहे हैं आप किस तरह से टफ क्वेश्चन जो काफ़ी नॉर्मल सोर्सेज में कवर नहीं है वो हम लोग किस क्लास की NCERT बताइए? 6th क्लास की NCERT से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मूर्तिकार क्यों होंगे? ऑफ कोर्स करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है यहाँ पे। अब इस तरह के सवाल एकदम भरमार पूछे जाते हैं। अभी CDS में पूछा गया, फिर आई थिंक NDA में भी पूछा गया, जो अभी इस बार वाला जो एग्जाम हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस राजा की तारीफ की गई है। बहुत बार पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति किसने कंपोज की है। किसने? बताइए, हरिसेन ने। आपको भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरिसेन ने की है। और किस राजा की तारीफ में ये लिखी गई है? तो समुद्रगुप्त के विषय में। हर्षवर्धन, अशोक और बिंदुसार नहीं होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अब यहाँ पे देखिए आपको मैप में कुछ एक्सरसाइजेज दी गई हैं, और मैप के एक्सरसाइजेज हम लोग जरूर करेंगे। सिविल सर्विसेज बहुत ज़्यादा टिल्ट करती है मैप के ऊपर, खास करके हिस्टोरिकल चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रयाग हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, तो प्रयाग हमें पता है इलाहाबाद का ही पुराना नाम है, और यहाँ पे मैप में भी हम लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे बताया गया है उज्जैन पाटलिपुत्रा के बारे में। पाटलिपुत्रा पटना का पुराना नाम था, अगर आपको पता हो तो। और ये सारे बताए जा रहे हैं कि गुप्ता टाइम पे गुप्ता राजाओं के द्वारा एक इंपॉर्टेंट सेंटर होता था। और आगे बताया गया समुद्रगुप्त के क्या डिफरेंस है समुद्रगुप्त के वे में। ट्रीटेड द रूलर ऑफ आर्यवर्त एंड दक्षिण पथ। अच्छा, ये जो रीजन्स हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, इसके विषय में हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप मैप ध्यान से देख लीजिए, ये जो थानेश्वर है ये हर्षवर्धन की राजधानी थी, जिसे स्थानेश्वर कहते हैं, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिविल सर्विसेज 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको फेमस प्लेस दिया गया और प्रेजेंट स्टेट के बारे में पूछा जा रहा था। पहला कहा जा रहा है भीलसा, और दूसरा है द्वार समुद्रम, तीसरा गिरिनगर, और चौथा स्थानेश्वर। तो अभी हमने मैप के अंदर देखा स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा में है। तो इससे अगर हम लोग एलिमिनेट करें यहाँ पे, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं, और 3 दोनों में ही, यानी 3 यहाँ पे करेक्ट है। सिर्फ 1 और 2 चेक करना है। तो भीलसा देखिए, ये पुराना नाम लिखेगा इसलिए मुश्किल है। अगर आज के डेट का नाम लिखेंगे तो काफ़ी आसान होगा। आज के डेट में भीलसा का जो नया नाम है वो विदिशा है, और विदिशा हम सबको पता है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, और यहाँ से हमारा आंसर निकल करके आ जाता है, क्योंकि हमने 4 को एलिमिनेट किया था और फर्स्ट करेक्ट है, तो आंसर ए निकल करके आता है। और दूसरा देख लेते हैं द्वार समुद्रम। देखिए द्वार समुद्रम हेलेबीडू का पुराना नाम है, और अगर ये हेलेबीडू लिखते तो हम लोग समझ जाते हैं हाँ ये कर्नाटक है। तो सेकंड भी यहाँ पे गलत है। और गिरिनगर, हाँ गिरिनगर सही है, गुजरात में है, और गिरनार आज के डेट में नाम है।
गिरनार हम सबको पता है पहले गिरिनगर कहलाता था। स्थानेश्वर की तो हमने बात की, थानेश्वर पहले, थानेश्वर आज के डेट में ये नाम है। तो 1 और 3 करेक्ट हैं। तो ये देख रहे हैं, सो ये आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ मैप्स की मदद से इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत लोग स्किप करके आएंगे, बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया यहाँ से लग जाता है मैप से, जो कि 6th क्लास की एनसीईआरटी में, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। दोस्तों हमने शक संवत की बात की थी कि शक जो कैलेंडर होता है, इसी तरह से विक्रम संवत की बात करते हैं। देखिए विक्रम संवत जो है ये बहुत कन्फ्यूजन आता है लोगों को, तो इसे आप बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझिए। शक संवत जो है वो 78 AD की बात है, और जो विक्रम संवत है ये 58 BCE की बात है। वेरी इंपॉर्टेंट। विक्रम संवत किनके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो विक्रमादित्य के द्वारा। विक्रमादित्य कौन थे? यहाँ से आप याद रख सकते हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का ही जो नाम है वो विक्रमादित्य था। और शक की तो हमने बात की थी कि जो 78 AD में वो कनिष्का के द्वारा स्टार्ट किया गया था शक संवत। अब यहाँ पे अगर आप पढ़े तो एसोसिएटेड विद द गुप्ता किंग चंद्रगुप्त सेकंड हु हैड फाउंडेड इट एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री ओवर द सकास, यानी सका पर विजय पाने के बाद ये इस चीज़ को मार्क करते हैं। द विक्रम संवत हैज़ ऑल्सो बीन अडॉप्टेड अलॉन्ग साइड द ग्रेगोरियन कैलेंडर एज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी भारत आज़ाद भारत का जो नेशनल कैलेंडर है वो क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर तो है ही, यानी इंग्लिश वाला, और इसके साथ साथ विक्रम संवत भी है। इसलिए जब आप कैलेंडर खरीदेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं नेपाली संवत, हिजरी संवत, विक्रम संवत, और ये सारी संवत भी यहाँ पे दिए होते हैं। अब बात करते हैं जीनियोलॉजी की। तो देखिए बहुत सारी प्रशस्ति में राजा के एंसिस्टर के विषय में भी बताया जाता है, राजाओं के पूर्वज के बारे में। समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर तक के नाम बताए गए हैं, और मदर का नाम बताया जा रहा है कुमारा देवी, जो कि लिच्छवीगढ़ की राजा थी, लिच्छवीगढ़ की राजकुमारी थी, लिच्छवीगढ़ से अपना संबंध रखती थी। जबकि उनके पिता जो चंद्रगुप्त थे ये फर्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। तो गुप्ता डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने स्थापना की गुप्त डायनेस्टी की। देखिए मौर्यन डायनेस्टी के राजा का नाम भी कोइंसिडेंटली चंद्रगुप्त था, बट यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी के राजा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं कि वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और जो गुप्ता डायनेस्टी की जिन्होंने स्थापना की उसे हम लोग कहते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। और ये फर्स्ट रूलर थे गुप्त वंश के टू अडॉप्ट अ ग्रांड टाइटल ऑफ महाराज धीराज। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुप्ता डायनेस्टी के पहले राजा कौन थे जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि हासिल की? तो ये है चंद्रगुप्त प्रथम। और महाराज धीराज का मतलब क्या होता है कि जो राजाओं में भी सबसे महान हो, राजाओं के भी राजा। और देखिए ये अगर आप बात करें इनके ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर की, तो ये सिंपली महाराजा लिखते थे, लेकिन ये जो बाद के राजा आए जैसे समुद्रगुप्त, तो वो महाराज धीराज जैसे बड़े बड़े टाइटल अडॉप्ट करने लगे। यहाँ पे आपको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा जा रहा है, तो सबसे छोटा होगा राजा, फिर महाराजा, फिर महाराज धीराज। ओके, तो मूवीज में कहते हैं ना महाराज धीराज पधार रहे, मतलब जो राजाओं में भी सबसे ऊपर है। समुद्रगुप्त इन टर्न फिगर्स इन द जीनियोलॉजी ऑफ लाटर रूलर ऑफ द डायनेस्टी, जैसे अपने सन की बात की चंद्रगुप्त सेकंड की, तो ये जीनियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आए चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद आए समुद्रगुप्त, फिर आए चंद्रगुप्त सेकंड जिन्हें विक्रमादित्य कहते हैं। तो गुप्त वंश जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स इन चीज़ों को कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो सबसे काम की बात होगी कि उसके कोर्ट में काफ़ी लर्नेड पीपल भी रहते थे, जैसे कालिदास। कालिदास किनके दरबार में थे? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में। देखिए असल में इनके दरबार में नवरत्न रहते थे, और ये अकबर के नवरत्नों से अलग है। कौन कौन थे? देखिए कालिदास हो गए, आर्यभट्ट हो गए, वरुरुचि हो गए एक, फिर वराह मिहिर होते हैं, और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमर सिम्हा हो गए। ये सारे बहुत ही लर्नेड मैन रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो राजा हैं वो अपने आर्ट एंड कल्चर में डीप इंटरेस्ट के लिए जाने जाते हैं, और माना जाता है उनके दरबार में 9 जेम्स थे जिन्हें नवरत्ना कहा जाता था। इन नवरत्ना के नाम वेरी इंपॉर्टेंट है: अमर सिम्हा, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, कहापणक, शंकु, वराह मिहिर, वरुरुचि और वेताल भट्ट। अमर सिम्हा के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी CAPF 2015 में क्वेश्चन पूछा गया कि अमर सिम्हा कौन थे, तो यहाँ पे एंशिएंट स्कॉलर थे, ये आप देख सकते हैं विक्रमादित्य के दरबार में। और इनकी पुस्तक अगर आप देखें तो इन्होंने अमर कोश लिखा है, अमर कोश कंपाइल किया है, जो कि संस्कृत वर्ड्स की एक वोकेबलरी है, आप संस्कृत ग्रामर पर कह सकते हैं। और इसमें खंड की बात की गई और उसके बेसिस पे फॉर्मूलाज बताए गए हैं कि किन फॉर्मूलाज के आधार पर आप संस्कृत व्याकरण को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अमर सिम्हा को आपको नहीं भूलना है। अभी सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया
2020 में, यस, पूछा गया था कि अमर सिम्हा के विषय में। अमर सिम्हा आपको ऑप्शन में था, पूछा जा रहा था कि अमर सिम्हा किनके दरबार में थे, और 3 स्टेटमेंट थे, वो मैंने करवाया हुआ ऑलरेडी सिविल सर्विसेज की एनालिसिस में। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आपको पता होता कि अमर सिम्हा जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, तो तुरंत आपका आंसर निकल करके आ जाता। तो यही चीज़ होती है जो लिंकिंग की मैं बात करता हूँ। सो यही वो क्वेश्चन था ये सिविल सर्विसेज 2020 वाला। यहाँ पे अगर आप देखें तो थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया था कि कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त सेकंड, और सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया था कि अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन। तो अभी हमने क्या देखा कि अमर सिम्हा हो या कालिदास हो, दोनों ही चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे और इनके दरबार की शोभा थे। तो थर्ड वाली बात तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड यहाँ पे क्या है, गलत है। अमर सिम्हा हर्षवर्धन के दरबार में नहीं थे। तो बस आप सेकंड को एलिमिनेट करिए और यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ गया। तो यही फ़ायदा होता है जब आप चीज़ों को लिंक करके अच्छे से समझ करके पढ़ते हैं, तो इस तरह के सिविल सर्विसेज के टफ क्वेश्चन भी आप सेकंड्स में निकाल सकते हैं। नाउ आगे बात करते हैं धन्वंतरी की। तो इनके बारे में एक ही बात आपको याद रखना कि ये बहुत बड़े एंशिएंट फिजिशियन थे। किनके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। हरिसेन की हमने बहुत डिटेल में बात की, इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति से जुड़े हुए हैं और काफ़ी तारीफ करते हैं और काफ़ी बातें लिखते हैं समुद्रगुप्त के विषय में। कालिदास के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी ही कम है। बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान और इनकी सभी पुस्तकें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। तो ये आपको अलग से पढ़ना है, काफ़ी ध्यान रखने वाली बातें हैं। इनके बुक्स के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं कहपणक के विषय में। कहपणक एक एस्ट्रोलॉजर थे, इनसे ज़्यादा इनके विषय में कोई खास जानकारी नहीं दी जाती। शंकु जो है वो आर्किटेक्चर के फील्ड में थे। वराह मिहिर देखिए बहुत ही फेमस अगेन एस्ट्रोलॉजर और काफ़ी प्राचीन। पंच सिद्धांतिका हो या बृहद संहिता या बृहद जातक, ये तीनों बुक्स कंपाइल करने का, लिखने का श्रेय इन्हें जाता है और ये उज्जैन से जुड़े हुए थे। आगे बात करें वरारुचि की, तो वरारुचि जो है वो बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं कि ये कात्यायन ही है और बहुत सारे नहीं भी मानते। ये अगेन ग्रामेरियन और संस्कृत स्कॉलर थे। वेताल भट्ट म्यूजिशियन थे। इनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस यही ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है कि किनके दरबार में थे, और नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही बातें होती हैं। देखिए यहाँ पे कालिदास, आर्यभट्ट, इनका जिक्र है, बट बाकी लोगों का जिक्र आई थिंक चैप्टर 12 में होगा, बट यहाँ पे नहीं है। तो यही तरीका होता है, सही तरीका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से समझें कि कितने डेप्थ में हमें चीज़ें पढ़नी है। हिस्ट्री को लेकर के ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है। बात करते हैं राजा हर्षवर्धन की। तो मैंने आपको बताया है ये वर्धन डायनेस्टी से जुड़े हुए थे। वर्धन डायनेस्टी या फिर आप कह लें पुष्यभूति डायनेस्टी। तो ये देखिए गुप्ता रूलर के बाद में इनका देखने को मिलता है। हर्षवर्धन हु रूल्ड नियरली 1400 ईयर्स अगो वाज वन सच रूलर। ही इज कोर्ट पोएट। इनके कोर्ट पोएट का नाम क्या था? बाणभट्ट। क्या नाम था इनका? बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने कौन सी बुक लिखी बताइए? तो हर्ष राजा की हम लोग बात कर रहे हैं, हर्षवर्धन की, इनकी बायोग्राफी लिखी, जिस बायोग्राफी का नाम था हर्षचरित। तो हर्षचरित बायोग्राफी किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी। किस भाषा में लिखी? संस्कृत में लिखी। इसमें क्या बताया गया? तो हर्षवर्धन और बाकी इनके पीढ़ियों के विषय में बताया गया। और इसके अलावा ह्वेनसांग, देखिए ह्वेनसांग हमें पता हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ये भी बहुत सारी बातें हर्षवर्धन के विषय में लिखता है। तो एक बात और, क्या हर्षवर्धन खुद ने कोई किताब लिखी है? हाँ लिखी है, बहुत बार मैंने ये आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो उस टाइम पे मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी याद रखने की, नाग रत्न प्रिय, ठीक है, नाग का रत्न प्रिय होता है ऐसे करके। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 किताबें किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने। इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए क्योंकि यही आपके याद रखने में मदद करेगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार अभी पूछा जा रहा है, हरियाणा सिविल सर्विस में पूछा गया, अभी सीडीएस का जो पेपर हुआ वहाँ पर भी पूछा गया, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें बताई गई हैं, बट बहुत ही सेलो नॉलेज दी गई है 6th क्लास की, क्योंकि ये बुक है इसलिए। हर्षा के विषय में बताया जा रहा है कि इनके पिता के बड़े बेटे नहीं थे, बट अपने जब इनके पिता और बड़े भाई की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में ये गद्दी पर बैठते हैं। हिज ब्रदर इन लॉ वाज द रूलर ऑफ कन्नौज एंड ही वाज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। तो बंगाल में बेसिकली गॉड किंग थे उस टाइम पे, और इन्हीं से युद्ध होने के बाद ये मारे जाते हैं। और इसके बाद हर्षा जो है वो, जो कि अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेकर के, कन्नौज की आर्मी को लेकर के बंगाल के खिलाफ जाते हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लेकिन मगध और बंगाल दोनों को हासिल कर लेते हैं और बाकी जगहों पे ये कब्जा नहीं कर पाते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये कोशिश करते हैं साउथ की ओर भी जाने की, लेकिन नर्मदा नदी के पास जो चालुक्य डायनेस्टी के राजा पुलकेशिन द्वितीय, इन्हें ये रोक देते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ना बात करते हैं पल्लवा, चालुक्य और पुलकेशिन के प्रशस्ति की। देखिए पल्लवा और चालुक्य जो है वो साउथ इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं इस टाइम पीरियड में। 7th सेंचुरी टाइम पीरियड की बात की जा रही है। और जो पल्लवा का किंगडम है वो कांचीपुरम कैपिटल जो कि कावेरी डेल्टा में उन जगहों पे फैला हुआ था। और जो चालुक्य का जो सेंटर है वो रायचूर दोआब में था, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में है। ये हम लोग मैप से देखेंगे अभी, फिलहाल आप आगे समझिए। देखिए जो चालुक्य डायनेस्टी है इनकी राजधानी ऐहोल थी और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। उस टाइम पे ये काफ़ी डेवलप कर रहा था और एक रिलीजियस सेंटर के रूप में भी उभरा। काफ़ी सारे टेम्पल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और पल्लवा और चालुक्य जो है वो एक दूसरे के लैंड पर अक्सर ही कब्जा करते थे। इनमें अक्सर ही स्कर्मिसेज और जो युद्ध वगैरह है वो चलते रहते थे। एक दूसरे की कैपिटल सिटी को अटैक करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धन यहाँ पे अर्जित की जा सके। और जो सबसे फेमस चालुक्य रूलर है उसका नाम क्या है? पुलकेशिन सेकंड। ध्यान रखिए पुलकेशिन सेकंड। और जिस तरह से समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्तियां लिखवाई उसी तरह से ये भी प्रशस्ति लिखवाते थे। इनकी प्रशस्ति लिखने वाले जो है उनका नाम था रवि कीर्ति। और जिस तरह से हरिसेन ने समुद्रगुप्त के विषय में लिखा है उसी तरह से रवि कीर्ति ने अपने राजा पुलकेशिन सेकंड जो कि एक चालुक्यन राजा थे जिन्होंने हर्षवर्धन को आप कह लें हराया या ये कह लें कि नर्मदा नदी को पार करने नहीं दिया, उसके विषय में ये लिखते हैं और इनकी ऊपर की पीढ़ियों के विषय में भी काफ़ी जानकारी देते हैं। अगर आप रवि कीर्ति की माने तो देखिए रवि कीर्ति बताते हैं पुलकेशिन सेकंड के अभियानों के बारे में। हर्षा के विषय में भी ये लिखते हैं कि एक इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इनके पोयम में, रवि कीर्ति के पोयम में देखने को मिलता है, क्योंकि हर्ष का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। ओके, ये हमें पता है, हम काफ़ी हर्षित हुए ऐसे कहते हैं लोग। तो द पोएट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा, यानी इस हार के बाद हर्ष खुश नहीं थे, यानी हर्षवर्धन जो है वो दुखी हो गए क्योंकि इन्हें हरा दिया गया पुलकेशिन सेकंड के द्वारा। और देखिए बहुत जगहों पे ये, क्योंकि हर्षवर्धन के किसी भी बायोग्राफी में किसी भी किताब में इस पर्टिकुलर युद्ध का जिक्र नहीं मिलता है, इसलिए कुछ हिस्टोरियन को इस पर डाउट भी है। बट चूंकि रवि कीर्ति के द्वारा ये लिखा गया जो कि पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्यन राजा है उनके दरबार में थे, इन्होंने ये लिखा है कि किस तरह से पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षा को हराया और हर्ष नहीं रहे, मतलब वो अब खुश नहीं रहे। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक्ड द पल्लवा किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम। तो ये देखिए आगे ये और भी जगहों पे अटैक करते हैं पुलकेशिन सेकंड, और ये पल्लवा राजा पर अटैक करते हैं। और आई डोंट थिंक यहाँ पे दिया गया है या नहीं, बट ये फिर लास्ट में जाकर के हार जाते हैं। उस बैटल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट द चालुक्य विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो चालुक्य का युद्ध है वो शॉर्ट लिव्ड रहता है। और फाइनली क्या होता है कि जो पल्लवा और चालुक्य है गेव वे टू न्यू रूलर बिलोंगिंग टू राष्ट्रकूट एंड चोल डायनेस्टी, यानी दोनों ही डायनेस्टियां सर्वाइव नहीं कर पाती और इन जगहों पे नई नई डायनेस्टीज आ जाती हैं। जैसे अगर आप देखें तो चोल डायनेस्टी आ जाती है और इसी तरह से यहाँ पे राष्ट्रकूट डायनेस्टी देखने को मिलती है। अभी देखिए ये हरियाणा सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यहीं पे इंस्क्रिप्शन के विषय में पूछा जा रहा है। तो अभी हमने ऐहोल इंस्क्रिप्शन की बात की और ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है पुलकेशिन सेकंड का था, तो B1 के साथ जाएगा। उसके बाद उससे पहले हमने बात की थी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन यानी प्रयाग प्रशस्ति के विषय में, जो कि किससे जुड़ा हुआ है बताइए। अभी हमने बात की थी समुद्रगुप्त के विषय में, तो ये जाएगा यहाँ पे C4 के साथ। और बाकी हमने बात की ऐहोल इंस्क्रिप्शन की जो कि पुलकेशिन सेकंड की है। और ये दो अभी तक हमने नहीं पढ़े, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया ताकि बाकी दो भी आप समझ जाए। तो सांची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे संबंध रखता है चंद्रगुप्त सेकंड के साथ, जो कि हमारे बुक के अंदर कवर्ड नहीं था। और जो लास्ट बच गया वो मिहिर भोज का है, 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये चारों हमने मैच कर लिए। और इस तरह के क्वेश्चन लेने का पर्पस ही यही होता है कि एक्सरसाइज भी होती चले माइंड की कि हाँ चीज़ें हम लोग याद रख पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में क्वेश्चन ही आएंगे और उस टाइम पे क्वेश्चन करना ही सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। वैसे इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आपको चारों जानने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ऐहोल और इलाहाबाद भी जानते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आप ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लेते हैं, ये उत्तराखंड PSC में पूछा गया पिछले साल। देखिए आपसे रोंगली मैच यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो प्रयाग प्रशस्ति हमें पता, हरिसेन अभी हमने देखा। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन देखिए रुद्रदामन का अभी हमने नहीं पढ़ा है, बट ये अगेन आपको NCERT थीम्स NCERT में मिल जाएगी ये, और उसे हम लोग पढ़ेंगे ऑफकोर्स। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की जब बात आई है तो मुझे यहाँ पे सुदर्शन झील का नाम याद आ रहा है, क्योंकि सुदर्शन झील का रिपेयरिंग के बारे में बात की गई है। और भिटारी इंस्क्रिप्शन देखिए, भिटारी इंस्क्रिप्शन जो है ये अगेन समुद्रगुप्त का है।
इसलिए मैंने ये सवाल लिया क्योंकि ये चीज़ एनसीईआरटी के अंदर नहीं है और ये एक्स्ट्रा इन्फो आपको नोट करने क्योंकि यही सब चीज़ें रिपीट करती हैं। भिटारी इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त की है जिसमें यह बताया जाता है कि समुद्रगुप्त ने सभी राजाओं को हरा दिया है और ये अब पूरे इंडिया पर साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं। धौली इंस्क्रिप्शन हाँ अशोक का है, हमने पढ़ा भी हुआ है अशोक के अभिलेखों पर जब हमने बात की थी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आई थिंक। तो धौली कहाँ पे है, किस स्टेट के अंदर है, ये आप बताइए। क्यों? क्योंकि ये सिविल सर्विसेज 2022 में भी पूछा गया इसलिए। ठीक है, तो आप बताइए किस स्टेट के अंदर है ये अशोक का अभिलेख धौली इंस्क्रिप्शन। हाँ, तो इसका आंसर क्या हुआ फिर? ऑप्शन सी भिटारी इंस्क्रिप्शन, क्योंकि बाकी तीनों सही है, हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था, रॉन्गली मैच पूछा गया था। अब ना जो हमने बात की साउथ इंडिया के किंगडम्स की, इन्हें मैनेज कैसे किया जाता था, एडमिनिस्टर कैसे किया जाता वो समझते हैं। तो देखिए अर्लियर किंगडम की हमने बात की तो लैंड रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। हमने देखा कि पूरा का पूरा जो साम्राज्य है वो लैंड रेवेन्यू और टैक्सेस के आधार पर चलता था और विलेज जो है वो बेसिक यूनिट रहती थी एडमिनिस्ट्रेशन की। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट, लेकिन कुछ न्यू डेवलपमेंट भी देखने को मिलते हैं, जैसे किंग के द्वारा बहुत सारे स्टेप्स यूज किए जाते हैं टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु आर पावरफुल, यानी उन लोगों के सपोर्ट जीतने के लिए जो कि पावरफुल है, या तो पैसे से पावरफुल है या तो सामाजिक रूप से पावरफुल है, क्योंकि वो उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ का कारण बनते। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हम लोग देख लेते हैं जो कि हेरेडिटरी होती थी। हेरेडिटरी का मतलब पिता आएंगे फिर उसके बाद उसके बेटे आएंगे, इस तरह से। जैसे द पोएट हरिसेन वाजा महादंड नायक। तो जो अभी हमने हरिसेन की बात की कि हरिसेन जिन्होंने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी है वो महादंड नायक हैं, यानी चीफ जुडिशियल ऑफिसर हैं, यानी न्याय के विषय में आप देख सकते हैं दंड देने का काम होगा, न्यायिक चीज़ों को न्यायिक विषय में ये लिखते हैं अपने फादर की तरह। यानी जो हरिसेन है उनके पिताजी भी महादंड नायक रहे होंगे, उसके बाद हरिसेन बनेंगे फिर इनके बेटे बनेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हेरेडिटरी बेसिस पर चल रही हैं गुप्ता डायनेस्टी में। दूसरा देखिए पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेज, एक पर्सन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें होल्ड की जा सकती थी, जैसे महादंड नायक जो हरिसेन है। इसके अलावा ये कुमार अमात्य भी हैं। अमात्य का मतलब जब भी अमात्य का मतलब आए आप समझ लें, अमात्य का मतलब मिनिस्टर होता है, मंत्री होता है, राइट। तो कुमार अमात्य भी हैं, यानी एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं और संधि विग्रहक हैं। तो संधि का मतलब क्या होता है? संधि वार्ता सुने ना आप, शांति वार्ता के साथ जो संधि की जाती है, संधि का मतलब ट्रीटी, राइट, ट्रीटी। तो ये संधि विग्रहिका भी हैं, यानी संधि यानी वॉर एंड पीस के टाइम पे ये एज अ मिनिस्टर वर्क करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी उसमें जो इंपॉर्टेंट मैन है उनके द्वारा भी यहाँ पे बात रखने का अवसर मिलेगा। जैसे नगर श्रेष्ठी होते थे, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा, नगर श्रेष्ठी जो होते थे ये एक चीफ बैंकर या फिर मर्चेंट होते थे। नगर का मतलब शहर होता है हमें पता है, और श्रेष्ठी तो अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से तो श्रेष्ठी सेठी ये जो है ये मर्चेंट होते हैं। और इसके अलावा सरथवह जो कि मर्चेंट कारवां के लीडर होते हैं। तो ऐसे आपको पूछा जा सकता है, ऑलरेडी पूछा भी गया एग्जाम में। लेफ्ट साइड में इंपॉर्टेंट पोस्ट का नाम लिख दिया जाएगा और राइट साइड में पोजीशन लिख दी जाएगी। जैसे नगर श्रेष्ठी लिख दिया जाएगा और मैच करने के लिए पूछा जाएगा। प्रथम कुलिका के बारे में पूछ सकते हैं। प्रथम का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, कुलिका का मतलब क्राफ्ट्समैन होता है, यानी जो चीफ क्राफ्ट्समैन है उन्हें प्रथम कुलिका कहेंगे। और एंड द हेड ऑफ कायस्थ और स्क्राइब, यानी जो कायस्थ होते हैं जो स्क्राइब होते हैं उनके हेड हैं। दिस पॉलिसीज वर रीजनेबली इफेक्टिव, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती थी, क्योंकि अभी या फिर बाद में जो पावरफुल मैन है वो स्ट्रॉन्ग ग्रो कर जाएंगे इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में, तो इन्हें अंडरमाइन करना जरूरी होगा, इन्हें इंपॉर्टेंट पोस्ट देना जरूरी होगा, क्योंकि अगर ये खुद की सेना बना ले तो यहाँ पे राजा को खतरा देखने को मिल सकता है। एक नए तरह की आर्मी की शुरुआत की जाती है। हमने पहले बात की थी जिन राजाओं के विषय में पढ़ रहे थे महाजन पदेरा में, वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जो हाथी हैं, जो रथ हैं, जो कैवेलरी है, जो पैदल सैनिक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। लेकिन इसके अलावा मिलिट्री लीडर्स भी अब देखने को मिलते हैं गुप्ता डायनेस्टी में, और किंग को ट्रूप्स प्रदान करते हैं जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्हें रेगुलर सैलरी नहीं दी जाती, बल्कि ये ग्रांट ऑफ लैंड इन्हें दी जाती है, और ये रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं लैंड से। और मतलब ये बात है जैसे अगर कोई रेगुलर ट्रूप है, इन्हें सैलरी देने की बजाय लैंड दे दी जा रही है, और ये इस लैंड का क्या करते हैं, तो लैंड से ये टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये अपने सोल्जर को मेंटेन कर सकते हैं, घोड़े खरीद सकते हैं, युद्ध वगैरह में इक्विपमेंट्स को ले सकते हैं। और इस तरह के मैन को क्या कहा जाता है? सामंत कहा जाता है। और वेनेवर द रूलर वाज वीक, सामंत हैड ट्राइड टू बिकम इंडिपेंडेंट, यानी ये सामंत कभी कभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे, और जब राजा की पोजीशन कमज़ोर हो जाती थी, राजा के पास पैसे कम पड़ जाते थे, या राजा इकोनॉमिकली या डिप्लोमेटिकली कमज़ोर पड़ता था, उस टाइम पे ये सामंत गद्दी पर बैठते थे या फिर इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते थे अपना खुद का साम्राज्य चलाने को लेकर के।
सो ये आपको ध्यान रखना है समानता के विषय में कि ये सोल्जर होते हैं लेकिन इन्हें रेगुलर सैलरीज नहीं दी जाती, लैंड दी जाती है और इन लैंड्स में ये टैक्सेज कलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं सदर्न किंगडम के असेंबलीज की। तो जो पल्लवा है, पल्लवा इंस्क्रिप्शन, वहाँ पे बहुत सारे लोकल असेंबलीज यानी सभाओं की बात की जाती है कि सभाएं किस तरह से ऑर्गेनाइज की जाती थी। इसमें सभा होता था विच वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स, ब्राह्मण लैंड ओनर्स की असेंबली देखने को मिलती है। और ये असेंबली फंक्शन करती है सब कमेटी बना करके, यानी एक बड़े लेवल पे कमेटी होगी, फिर छोटे लेवल पे अलग अलग चीज़ों को लेकर के अलग अलग कमेटी बनाई जाएगी, जैसे इरिगेशन के लिए अलग, रोड वगैरह बनाने के लिए अलग, टेम्पल वगैरह बनाने के लिए अलग। तो इस तरह की कमेटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो विलेज असेंबली है, द ऊर वाज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण, यानी उर उस जगह की विलेज असेंबली कहलाती है। नाम पे फोकस करिए, UR उर, इस जगह की उस जगह की विलेज असेंबली कहलाती है जहां पे लैंड ओनर्स ब्राह्मण नहीं है। एंड द नागरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, और नगरम क्या होता है? नगरम एक ऑर्गेनाइजेशन है मर्चेंट्स का, यानी व्यापारियों का। इट इज़ लाइकली दैट दिस असेंबली वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर एंड मर्चेंट। तो ऑफकोर्स सी बात है, जहाँ पे रिच लोग होंगे वो इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। मेनी ऑफ दिस लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज, काफ़ी शताब्दियों तक इस तरह की फंक्शंस देखने को मिलती हैं। तो ये पोस्ट आपको ध्यान रखने हैं, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है उर और नागरम के विषय में। तो ध्यान रखना है आपको कि उर वैसी विलेज असेंबली है वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण, और नगरम की हमने बात की, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है व्यापारियों का। ना देखिए, बात करते हैं किंगडम में सामान्य लोगों की क्या स्थिति थी। वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेज एंड अदर अकाउंट, यानी जो प्लेज होते हैं, जो नाटक लिखे गए हैं, उनमें आपको सामान्य लोगों की झलक देखने को मिलेगी, सामान्य लोगों की क्या वस्तु स्थिति थी। तो कालिदास के विषय में अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत बड़े प्ले राइट हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये थे और इन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्ले इज दैट द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण आर सोन एज स्पीकिंग संस्कृत वाइल वुमेन एंड मेन अदर देन दैट द किंग एंड ब्राह्मण यूज प्राकृत। यानी ये जो कालिदास के प्लेज हैं, इनकी सबसे खास बात यह है कि जो राजा हैं और जो ब्राह्मण से वो संस्कृत में बात करते हैं, लेकिन जो वुमेन है एंड द मेन अदर देन द किंग, और राजा के अलावा जो सामान्य जनमानस है, जो सामान्य लोग हैं, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। देखिए, ये सिविल सर्विसेज 1996 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो संस्कृत प्ले हैं गुप्ता पीरियड में लिखे गए, उसमें वुमेन और शूद्राज किस भाषा का प्रयोग करती हैं। तो हमने क्या देखा कि जो राजा हैं और जो ब्राह्मण से वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन वुमेन और शूद्रा स्पीक करते हैं प्राकृत भाषा को। अब देखिए, 6th क्लास के NCERT से डायरेक्टली क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछा गया, और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ आप दोबारा पढ़ सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो किंग्स एंड ब्राह्मण्स यूज प्राकृत, और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं द किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण्स आर सोन एज स्पीकिंग संस्कृत। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग बात थी प्लेज की, और इसी को सिविल सर्विस में क्वेश्चन के रूप में फ्रेम कर दिया गया। कालिदास के अगर सबसे फेमस प्ले की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो कि डील करती है दुष्यंत और एक यंग वुमेन शकुंतला के विषय में। और वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले, और इसी प्ले में एक फिशरमैन की बात की गई है। तो अगर आपने दुष्यंत शकुंतला की कहानी पढ़ी है तो आपने इस फिशरमैन की कहानी को जरूर पढ़ा होगा कि किस तरह से एक शकुंतला को जो दिया जाता है दुष्यंत के द्वारा, जो रिंग दी जाती है, वो रिंग गुम हो जाती है समुद्र में और एक फिशरमैन को मिल जाती है, क्योंकि उस रिंग को एक मछली स्वेलो कर लेती है। तो बाद में जब फिशरमैन को ये बात पता चलती है, फिशरमैन को ये दिखती है, तो ये पहुँच जाते हैं राजा के पास, और राजा जो है, यहाँ पे जो चीफ पुलिस ऑफिसर होते हैं, उन्हें लगता है कि इन्होंने चोरी की है और इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन राजा को जब ये बात पता चलती है तो राजा बहुत खुश होते हैं इस रिंग को देख करके। तो इस तरह की कुछ स्टोरीज हैं, और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्हें भी समझना ज़रूरी है। तो हमने सबसे पहले चाइनीज पिलग्रिम की बात की थी, फाहियान की। तो फाहियान नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल बाय द हाई एंड माइटी। तो उनके प्लाइट के विषय में बात करते हैं फाहियान, जिन्हें अनटचेबल्स माना जाता है हाई और माइटी के द्वारा। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, यानी इन्हें शहरों के बाहर रहने के लिए कहा जाता है। ही राइट्स, इफ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन और अ मार्केट प्लेस ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट। यानी फाहियान के द्वारा ये तक कहा जाता है कि अगर इस तरह के लोग एंटर करते हैं टाउन या फिर मार्केट प्लेस में, तो एक लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं जिसे स्ट्राइक किया जाता है, जिसे बजाया जाता है, ताकि बाकी के लोग उससे दूर रह सके। पीपल हियरिंग द साउंड नो व्हाट इट मीन्स एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग
अगेंस्ट हिम एंड बाण भट्ट प्रोवाइड्स अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। यानी जो बाण भट्ट है जिसकी हमने बात की स्टार्टिंग में ही, बाण भट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में। वो किंग्स की आर्मी के बारे में बताते हैं कि किंग किस तरह से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट लेकर के चलते हैं, जैसे विपन्स हो गए और बहुत सारे पोएट, पेन्स, फर्नीचर, बहुत सारी चीज़ें राजा लेकर के मूव करते हैं। विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी अलोंग द वे, यानी रास्ते में जो गांव वाले हैं वो उनको सम्मान प्रदान करते हैं। बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं राजा को, जैसे फ्लावर हो गई, गुड़ हो गई, कर्ड्स हो गई, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। और राजा से मिलने की चाह भी रखते हैं आम जनता, आम जनमानस। आर्मी लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड, यानी आर्मी अपने पीछे काफ़ी डिस्ट्रक्शन को छोड़ती है। एलिफेंट ऑफन ट्रेम्पल डाउन द हर्ट्स ऑफ विलेजर, और जो यहाँ पे बड़े बड़े हाथियाँ होते हैं वो बहुत बार गाँव के लोगों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। और जो कारवां है मर्चेंट्स का, ये भी भाग जाता है ट्यूमुल्ट को छोड़ करके। एज बाण भट्टा सेज द होल वर्ल्ड वाज स्वेलोड अप इन डस्ट, यानी जब ये राजा चलते हैं तो पूरे के पूरे दुनिया में डस्ट यहाँ पे फैल जाता है, डस्ट निगल लेता है। देखिए हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म और हम लोग यहाँ पे चीज़ें करते हैं रिकॉल। हरिसेन के बारे में पूछा जा रहा है। हरिसेन कंपोज्ड अ प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। नहीं, हमने देखा हरिसेन किसके लिए लिखते हैं बताइए? समुद्रगुप्त के लिए, समुद्रगुप्त के विषय में। और दूसरा कहा जा रहा है द रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता ब्रॉट ट्रिब्यूट फॉर समुद्रगुप्त, यानी आर्यवर्त के जो राजा हैं वो ट्रिब्यूट प्रदान करते हैं समुद्रगुप्त को। ये भी बात सही है, हमने देखी। देयर वर 12 रूलर्स इन दक्षिण पथ। सो इन पॉइंटर्स में हमने देखा था कि जो रूलर हैं वो 12 रूलर हैं दक्षिण पथ में, सेकंड पॉइंट में। और फर्स्ट में हमने देखा था कि आर्यवर्त के जो राजा हैं वो इन्हें सम्मान प्रदान करते हैं। तो बी और सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और बाकी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम लोग। तक्षशिला एंड मदुरै वर इंपॉर्टेंट सेंटर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ गुप्ता रूलर। तो गुप्ता रूलर हमें पता है, लेकिन मदुरै की बात की जा रही है। तो मदुरै के हमने विषय में पढ़ा था, मदुरै तो पांड्या का कैपिटल था। वैसे भी गुप्ता डायनेस्टी इतने साउथ तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। तो साउथ में मूवेंदर यानी जो 3 चिफ्स हैं उनकी किंगडम रहती थी। तो ये बात यहाँ पे गलत है क्योंकि मदुरै की बात की गई है। ऐहोल हमने देखा चालुक्यों की राजधानी थी, ना कि पल्लवों की। तो ई भी गलत है। लोकल असेंबली फंक्शन की काफ़ी शताब्दियों तक ये बात हमने देखी, ये बिल्कुल सही है। 3 ऑथर्स का नाम लिखने को कहा जा रहा है, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। आर्मी में क्या क्या बदलाव आए, ये काफ़ी सरल सवाल है। इन सवालों को आप जरूर प्रैक्टिस करिए। इसका उत्तर आप कॉमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और कीवर्ड्स के विषय में बहुत सरल कीवर्ड्स हैं, प्रशस्ति, आर्यवर्त, ये सारा हमने डिटेल में कवर किया है। तो आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। और जो यूपीएससी और डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन हम साथ के साथ करते चल रहे हैं, ये तरीका भी आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। देखिए एनसीईआरटी बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं भी है, बट द थिंग इज़ यूपीएससी के सवालों के साथ करना काफ़ी डिफरेंट होता है और डायरेक्टली पढ़ना और समझना काफ़ी डिफरेंट होता है। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप बाकी लोगों को भी इस इनिशिएटिव के बारे में बताएं कि एनसीईआरटी को यूपीएससी के सवालों के माध्यम से करवाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका।